हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सिखों की हत्या है, बौद्धों की हत्या है, जैनों की हत्या है, मुसलमानों की हत्या, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनता है। ये इनका समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना देश चलाने कोई अधिकार नहीं। इनका अधिकार, इनका स्थान जेल में होना चाहिए। पहले ये ट्रेनें बेचते रहे, हवाई अड्डे बेचते रहे, लाल किला इन्होंने बेच डाला। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न हमारा नाम है और गाजीपुर बॉर्डर पर मैं 18 दिन से बैठा हूँ जी। इस आंदोलन को आज 47 दिन हो गए हैं और अब तक 65 किसान हमारे शहीद हो गए हैं जी। मैं पूरे देश, पूरी दुनिया से अपील करता हूँ कि सभी लोग किसान आंदोलन का साथ दें। और सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ा शर्म का पानी बचा हो तो आप इस बिल को वापस ले लें और किसानों का मान सम्मान बढ़ाएं। जी, आपको क्या लगता है जो सरकार का रवैया है? अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ ही टाइम पहले एक फरमान आया है भी अगर का कानून होल्ड नहीं सरकार लेगी तो हम होल्ड पे कर देंगे, कानून अदालत को बीच में पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो सरकार का रवैया है वो कैसा है? सरकार जो समय बढ़ा रही है, इसका एक ही मकसद है, वो चाहते ही है कि जो आंदोलनकारी किसान हैं वो हिंसा पर आमादा हो जाए। लेकिन हम लोग किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं करेंगे, चूँकि रोडें हमने बनाई हैं, ट्रेनें हमने बनाई हैं, बसें हमने बनाई हैं। देश के मजदूरों ने देश बनाया है, ये अडानी अंबानी का देश नहीं है। इसलिए हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से। ये देश संविधान से चलता है, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की वजह से ही एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे और किसानों के साथ लगे रहेंगे। आपको क्या लगता है जो भारत देश है इसमें बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी धर्म के लोग रहते हैं, पर फिर भी धर्म पे के नाम पर हमेशा वोटें पड़ती हैं, हमेशा लोगों को बांटा जाता है। देखिए, ये देश बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है, बाबा साहब का देश है। ये देश अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग परिभाषाओं का, अलग अलग रंगों का देश है। ये सेकुलर है, इसकी मूल भावना है, धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर भी कुछ छात्र लोग धर्म की लड़ाई लड़ा करके लंबी राजनीति करने में कामयाब हो रहे हैं। इसमें उनकी जीत नहीं है, हार उनकी है जो मूल भावना धर्मनिरपेक्ष देश में रहने वाले लोग हैं। अगर हम इन कानूनों की बात करते हैं, अगर 90 का दौर आता है, 91 92, तभी ये कानून आए थे, वही पॉलिसियों पर ये सरकार काम कर रही है जो पॉलिसियों पर पहले वाली सरकार, चाहे वो कांग्रेस की या वाजपेयी की सरकार, बीजेपी की रही हो, एनडीए की पहले रही हो। ये क्या लगता है कि लोगों को हमेशा वोट के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाया जाता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार जिस पाठशाला से आती है वो पाठशाला ही हमेशा से दूसरों की गुलामी करती रही, जासूसी करती रही। इनसे इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र है। आज नहीं कल उन्हें झुकना पड़ेगा, किसानों के दरवाजे मत्था टेकना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, कहा कि या तो केस करिए मेरे ऊपर, नहीं तो उसको बिल को खारिज करिए। मैं और अब अपमान दुनिया में झेल नहीं सकता हूँ। हमारी स्वतंत्र संस्था है, हालांकि हम तो ये मानते थे कि वहाँ भी बिचौलिए बैठे हैं, लेकिन कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें बल दिया है और आज 65 किसान शहीद हो चुके हैं और 47 डेज हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए। आप भी बौद्ध भिक्षु हो, आपका भी अपना डिसिप्लिन है, पार्टियों का अपना डिसिप्लिन होता है, संत महात्मा का अपना डिसिप्लिन होता है, आरएसएस का अपना डिसिप्लिन है। आरएसएस को आप कैसे देखते हो कि वाकई में लगता है वो देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं? जब भी बयान आता है, उनके कोई प्रवक्ता का बयान आता है, उनके आगुओं का कोई बयान आता है, वो कहते हैं कि हम देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
देखिए, आए दिन आरएसएस के प्रमुख भागवत जी बयान देते रहते हैं कि सारा देश हिंदुस्तानियों का है, सारे लोग हिंदू हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान शब्द भौगोलिक शब्द है। सिंधु नदी के दर रहने वाले हिंदुस्तानी कहे जाते हैं, ये अंग्रेज कहा करते थे। दयानंद सरस्वती की किताब उठा के पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा हिंदू का अर्थ क्या है। मैं उनको समझाना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सिखों की हत्या है, बौद्धों की हत्या है, जैनों की हत्या है, मुसलमानों की हत्या, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनता है। ये सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र वाला देश है। ये पागलपन की बेहूदी बातें ना करें मोहन भागवत जी। आपको क्या लगता है जो पूंजीपति है, अडानी और अंबानी की बात आती है, जब से ये आंदोलन चल रहा है, पूंजीपति वाकई में पार्लियामेंट पर कब्जा किया हो? देखिए, पूंजीपति कब्जा नहीं कर पाते हैं, जो हमारे द्वारा चुन कर के नुमाइंदा जाता है। ये देश हमेशा अतिथि देवो भव का रहा है। ये देश हमेशा अतिथि देवो भव वाला भारत रहा है। यहाँ जब भी कोई नया व्यक्ति आता तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। उसी तरह से इन लोगों का भी हमने स्वागत किया, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि अंदर खाने ये इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे। पहले ये ट्रेनें बेचते रहे, हवाई अड्डे बेचते रहे, लाल किला इन्होंने बेच डाला, अब जाकर के किसानों की ज़मीन बेचने का मंसूबा है इनका। ये हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप इस सारे आंदोलन को कैसे देखते हो? जैसे हम पंजाब से आते हैं, पंजाब, हरियाणा और यूपी में और भी कई राज्यों में ये आंदोलन पहले धीरे धीरे से चला। आप कैसे देखते हैं? आपको जब आप पढ़ते होंगे या सोशल मीडिया में देखते होंगे, आपको लगता था कि वाकई में इतना डिसिप्लिन होगा, इतना शांतमयी होगा? देखिए, नानक दे बंदे सिख जहाँ बैठते हैं अनुशासन में रहते हैं और सेवा भाव उनके दिल में रमा हुआ है। इस आंदोलन में अगर वो लंगर न लगाए होते, सेवा भाव न कर रहे होते, तो हम लोग तो भूखों मर जाते। इसलिए पूरा का पूरा श्रेय नानक के सिखों को जाता है कि उन्होंने इस आंदोलन को संभाला। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, वो गोरे अंग्रेज थे, उन्होंने देश को लूटा, यहाँ के लोगों ने आवाज़ें नहीं उठाई, लोग अपने अपने कामों में मगजूल बने रहे और सारे के सारे गुलाम हो गए। उसी तरह से इस समय काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं और उनकी कंपनी अडानी अंबानी। अगर इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई अपने हक अधिकारों के लिए, तो हम सारे के सारे एक दिन गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं कि शर्म तुम्हारी आंखों में बची हो तो आंदोलन में आइए। आंदोलन कोई पंजाबी और सिखों का नहीं है, ये भारत की आज़ादी का आंदोलन है, सबके हक और सम्मान का आंदोलन है। जाते जाते मैं एक और प्रश्न लेना चाहूँगा। आपको लगता है इस आंदोलन के बाद सारे भारत की जो तस्वीर है वो बदलेगी? बिल्कुल तस्वीर बदलेगी, भारत बदलेगा, भारत की तस्वीर बदलेगी और नया भारत होगा। शाइनिंग भारत उनका बेकार हो गया, नया भारत इनका बेकार हो गया, इनके सारे जुमले फेल हो गए, नंबर 1 के झूठे लोग हैं। मैं तो अब अपील करता हूं, जिन किसानों की शहादत हुई है उनके परिवार वालों से अपील करता हूं कि संविधान के दायरे में, कोर्ट के दायरे में वो इन पर 302 की FIR कराएं और उन पर केस बनाकर उन्हें जेल भिजवाने का काम करें। और जब वो सरकार में नहीं रहेंगे तो इनको वहीं भिजवाएं जहां आसाराम बंद है। तो आसाराम और झांसाराम जब एक जैसे दिखाई देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनका समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, देश चलाने कोई अधिकार नहीं। इनका स्थान जेल में होना चाहिए, जो देश को लूटना चाहते हैं। झांसाराम आपने किसको बोला? नरेंद्र मोदी को हम झांसाराम बहुत पहले से बोलते हैं। आजकल उन्होंने दाढ़ी भी आसाराम जैसी रखाई हुई है। ये दोनों सगे भाई हैं, आसाराम और झांसाराम। जी, धन्यवाद आपने। थैंक यू। जी। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।